एविएशन इंडस्ट्री में पिछले 17 सालों की सबसे बड़ी डील हुई है। करीब 85 अरब डॉलर की डील, और ये डील हुई है एयर इंडिया और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की दिग्गज एविएशन कंपनियों के बीच। इस महाडील ने एक बार फिर पीएम मोदी को दुनिया के मंच पर सबसे दमदार लीडर के तौर पर पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तक पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस महाडील में, जरा आप भी समझिए। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। For this new success, and thank you very much for offering us the opportunity to celebrate this strategic partnership in the aerospace sector. अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है न्यू इंडिया, अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है बदलते हिंदुस्तान की चमकती और ताकतवर तस्वीर, और सुर्खियों में है एयर इंडिया के ऐतिहासिक डील और पीएम मोदी। क्योंकि टाटा ग्रुप की एयर इंडिया की तारीखी सुपर मेगा डील से सीधे तौर पर 4 देश आपस में और मजबूती से जुड़ रहे हैं। इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल है। अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देश जब आर्थिक मंदी की खटखटाहट से खासे परेशान हो, तो ऐसे में एयर इंडिया की 4 देशों की विमान बनाने वाली कंपनियों के साथ डील वास्तव में वो इनडायरेक्ट इकोनॉमिक सपोर्ट है जो मोदी के द फ्रेंड के किरदार को और मजबूती के साथ करता है। तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मोदी माय डियर फ्रेंड। Dear Prime Minister, dear Narendra, I'm very glad to have the opportunity to see you, even this is just through this VTC, but after our meeting on the sideline of the G20 in Bali and the great discussion we had together. And I want to congratulate you, your ministers present here, and our 2 CEOs, dear Chandra Sekaran and dear Mr. Fori, for this new success. And thank you very much for offering us the opportunity to celebrate this strategic partnership in the aerospace sector. एक तरफ सियासत का कोरा शोर है जो इस बात पर बेचैन है कि 70 साल पुरानी राजशाही परिवारशाही चली गई, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान विश्व मंच पर सीना ठोक कर खड़ा है। मंदी के दौर में वो अपने विकास के हर पैमाने को और तगड़ा कर रहा है, और इसी में शामिल है एविएशन इंडस्ट्री। अब जरा एविएशन सेक्टर में विश्व की इस महा डील के बारे में सुन लीजिए। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग विमानों के लिए मेगा डील की है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इस डील से जुड़े हैं, जिसमें 250 एयरबस और 220 बोइंग विमानों की इस मेगा डील में टाटा सन्स करीब 85 अरब डॉलर यानी 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और यही वजह है कि इस डील को एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है। अब विपक्ष और एंटी मोदी गुट इस बात पर छाती पीट सकता है कि इसमें सरकार की भूमिका क्या है। यह डील तो विदेशी एविएशन कंपनियों और एयर इंडिया के बीच हुई है, तो जरा इसे ऐसे समझिए। बीते फाइनेंशियल ईयर में देश में प्रति व्यक्ति आय अब दोगुनी हो चुकी है। 2022-23 में भारत की पर कैपिटा इनकम 1,97,000 रुपए हो चुकी है, जो कि 2021-22 में 91,481 रुपए थी। इसका मतलब ये कि पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान के लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है, और यही वजह है कि एविएशन इंडस्ट्री में भी देश की मजबूत हुई अर्थव्यवस्था ने हाल के सालों में गजब का उछाल दिया है। आज डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर 13.69% बढ़कर 127,35,000 हो गई। दिसंबर 2021 में घरेलू उड़ानों से 112,02,000 यात्रियों ने यात्रा की थी।
और इसके पीछे सबसे बड़ी दो वजह है: देश के लोगों का बढ़ा जीवन स्तर और दूसरा मोदी सरकार का बनाया मजबूत एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 8 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से उछलकर 147 हो गई है, यानी लगभग दोगुनी बढ़त। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। देश जोड़ने का सियासी जुमला इसी तस्वीर पर फना हो जाता है और सियासत के सारे आरोप महज फन बनकर रह जाते हैं, क्योंकि 2014 से पहले तक कौन कल्पना करता था कि हिंदुस्तान एविएशन इंडस्ट्री में भी इतनी बड़ी डील कर सकता है। तभी तो घाटे में चल रहे एयर इंडिया की कमान टाटा को देने के फैसले के बाद एक बड़ा बदलाव अब दिख रहा है, जिसकी आलोचना लगातार विपक्ष करता रहा था। आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। 470 विमानों की खरीद में एयर इंडिया 40 एयरबस A350S, 10 बोइंग 787S, 210 एयरबस A320 और 321 और 190 बोइंग 737 मैक्स सिंगल आइजल खरीदेगा। इस डील को लेकर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच देर रात फोन पर भी बातचीत हुई थी। इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी की एविएशन सेक्टर में बड़ी कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा उदाहरण इसे बताया था। जो बाइडेन ने कहा, मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। मैं पीएम मोदी के साथ मिलकर भारत और अमेरिका के संबंधों को और गहरा और मजबूत करने की उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। भारत की एयर इंडिया के साथ अमेरिकी कंपनी की ये डील इस लिहाज से भी अहम है कि इस डील से मंदी से जूझते अमेरिकियों को रोजगार में भी मदद मिलेगी। The president spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। मंदी के टाइम में यह डील ब्रिटेन के लोगों के लिए भी बड़ी उम्मीद लेकर आई है। तभी तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा है कि एयर इंडिया, एयरबस और रॉयल्स रॉयस के बीच ये ऐतिहासिक सौदा दर्शाता है कि यूके के फलते फूलते एरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए अनंत सीमा है। इस डील से डर्बी से वेल्स तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर भुगतान वाली नौकरियां और नए अवसर पैदा होंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और ये बात तो सीधी सपाट तस्वीर की है, जो दिखा रही है एक तरफ मोदी रेजिम में भारत दमदार दोस्त बनकर दुनिया में खड़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ न्यू इंडिया का परचम दुनिया के मंच पर लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अपने कथित चमत्कार को लेकर सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक महायज्ञ कर रहे हैं।
बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में संतों का जमघट हुआ। अर्शद मदनी के विवादास्पद बयान से लेकर कई तरह के मुद्दे धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से उछाले। इसके साथ ही हिंदू एकता से सनातन वैदिक धर्म को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। चमत्कार से लेकर चुनौती और चिंतन तक बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर दिखा और इस मंच से बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। मुझे सपना आया था कि आप बुलाओगे। हाँ, देखो हमने बुला लिया। लाखों लोगों में, 2-3 लाख लोगों में तुम्हारी अर्जी लगी। बोलो सीताराम। किसी ने कहा बागेश्वर बालाजी के दर्शन नहीं होते तो कब का धर्म परिवर्तन कर चुके होते। जी गुरुजी, अगर बागेश्वर बालाजी मुझे नहीं मिलते, मैं यूट्यूब पे नहीं देखती, तो शायद अब तक मैं धर्म परिवर्तन कर चुकी होती। तो किसी का चमत्कार से सीधा साक्षात्कार हो। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी के बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा हट जाएगा आशीर्वाद। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के महायज्ञ के बीच बागेश्वर धाम से लेटेस्ट चमत्कारों की कई ऐसी तस्वीरें आईं। लाइव चमत्कार के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन से आई एक महिला भक्त की समस्याओं को न सिर्फ पर्ची पर लिखा, बल्कि उसे बहन बनाकर राखी भी बंधवाई। बागेश्वर धाम के दरबार में भक्तों के महाकुंभ में इन्हीं चमत्कारों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र निर्माण की हुंकार भरी। बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार का आशीर्वाद भी ले रहे हो, और इतना ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो, और बना करके ही रहना। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म के विरोधियों को निशाने पर लिया, सनातन पर सवाल उठाने वालों और सनातन के खिलाफ स्वांग रचने वालों को धूल चटाने की चुनौती दे डाली। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा लेने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की ये चुनौती इस्लाम को सनातन से भी प्राचीन बताने वाले मौलाना अरशद मदनी के उस बयान पर पलटवार बताया गया, जिसमें मदनी ने कहा था ओम और अल्लाह एक ही है।
हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मदनी के इस बयान के बाद ही हंगामा हो गया था। तब जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में तीखी तनातनी हो गई थी। धर्मगुरुओं ने मदनी के बयान का विरोध किया था और अब हिंदू राष्ट्र के अभियान में महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये कह दिया कि सनातन विरोधी अगर बागेश्वर आए तो उनका चमत्कार से साक्षात्कार भी करा देंगे। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में संतों का समागम लगा। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का मोर्चा लिए सबसे आगे नजर आए, हिंदुओं से संगठित होने की अपील की और हिंदू एकता से सनातन वैदिक धर्म को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। तो साथ ही ये भी कहा कि सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है, संकट दूसरे धर्म वालों को हो रहा है क्योंकि हिंदू एक हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।